वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम के मज़मून तारीख का सबक नंबर 2 तारीख के माखज़ इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक शुरू करने से पहले हम यहाँ पर चंद बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आपके घर में दादा दादी के ज़माने की या नाना नानी के ज़माने की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की आपको फहरिस्त बनाना है और आप लोगों को फहरिस्त जो है बनाकर उसमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी पुरानी हैं। इसी के साथ साथ गांव में पाई जाने वाली पुरानी इमारत से मुताल्लिक भी आपको मालूमात जमा करना है, यानी जिस गांव में आप लोग रहते हो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पुरानी हैं, कौन सी इमारतें पुरानी हैं, उनसे मुताल्लिक भी आप लोगों को मालूमात लेना है। हमारे आबा व अजदाद की जो पुरानी चीज़ें हैं वो आज भी हमारे पास मौजूद है और उनके ऊपर कुछ तहरीरें भी लिखी हुई है, ऐसी चीज़ें भी हमारे हाथ लगी है। तो उन चीज़ों से हमें तारीख़ का पता चलता है कि उस ज़माने में कौन सी ज़बान इस्तेमाल की जाती थी या उस ज़माने में किसकी हुकूमत थी। ये तमाम बातें जो है तो हमें पुराने वक्तों के जो चीज़ें हैं उनसे पता चलता है। साथ ही साथ हमें वहाँ के रस्म व रिवाज, रिवायात, अवामी फ़न, अवामी अदब, तारीख़ी दस्तावेज़ात की मदद से हमें तारीख़ का इल्म होता है। रस्म व रिवाज यानी हम लोग कौन से रस्म व रिवाज को जो है तो उस वक्त हमारे आबा व अजदाद मानते थे या अदा करते थे। इसी तरह रिवायात जैसे शादी ब्याह की तकरीबात है या और कुछ दूसरे प्रोग्राम है। अवामी फ़न यानी नाच गाना या करतबबाजी या किसी तरीके से और भी जो दूसरे फ़न का इस्तेमाल उस वक्त होता था वो। अवामी अदब यानी ऐसा अदब जो अवाम खुद तख्लीक करती थी और अवाम में बड़ा मशहूर होता था, जैसे गीत वगैरह है, अवामी गीत होता है जिसे लोक गीत कहते हैं। शादी ब्याह के मौके पर जो है तो औरतें बैठकर जब चावल चुनती है या और भी दूसरे कुछ रस्म रिवाज होते हैं उस वक्त तो लोकगीत गाए जाते हैं। इसी तरह तारीख़ी दस्तावेज़ात यानी पुराने दौर के जो कागजात है वो सब भी मौजूद होते हैं, उनकी मदद से भी जो है तो हमें पुराने दौर का तारीख़ का जो है तो पता चलता है। तारीख़ के अंदर 3 किस्म के माखज़ होते हैं, मादी माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़। ये 3 किस्म के माखज़ होते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं को जो है तो तारीख़ी माखज़ कहते हैं। यही सब चीज़ें जैसे मादी माखज़ के अंदर किले हैं, सिक्के हैं, ये तमाम चीज़ें आती है। तहरीरी माखज़ के अंदर तहरीरी फरमान है जो बादशाह राजा महाराजा लिखा करते थे, कुतबे हैं, तहरीरें हैं, गारों के ऊपर तहरीरें लिखी हुई है बहुत सारी, वो तहरीरी माखज़ हुए। ज़बानी माखज़ के अंदर नज़में हैं, ड्रामे हैं, इसी तरीके से लोकगीत है। तो ये तमाम जो ज़बानी जिसे हम कहते हैं वो तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल है। इन्हीं तमाम को मिलाकर जो है तो तारीख़ी माखज़ कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। माखज़ का मतलब होता है चीज़ें, तारीख़ की चीज़ें यानी पुरानी चीज़ें, इनको हम लोग तारीख़ी माखज़ कहेंगे। अभी यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले हम लोग देखेंगे मादी माखज़ के बारे में। मादी माखज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, यानी पुराने दौर के मिट्टी के बर्तनों से भी जो है तो हमें तारीख़ का पता चलता है। उस वक्त जो ज़ेवरात मिले ज़मीन के अंदर दबे हुए, तो उन ज़ेवरात से भी पता चलता है। ज़ेवरात से हमें क्या पता चलता होगा? ज़ेवरात से हमें पता चलता है कि उस वक्त कौन कौन सी धातों का पता लगाया जा चुका था, वो हमें पता चलता है। इसी तरह अनाज का ये होता है कि अनाज को
उस वक्त जब भून लिया जाता था आग के अंदर, तो वो ज़्यादा दिनों तक जो है तो रहता था ज़मीन के अंदर दबा हुआ। तो उसके जब लैब में उसे जब टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि कौन सा अनाज है, कौन सी फसल का अनाज है, ये हमें पता चलता है। इसी तरह फलों के बीज भी और जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि उस वक्त कौन कौन से जानवर थे। साथ ही साथ मकानात, उस दौर में मकानात कैसे थे। जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो एरिए है, जो प्लेस है, वहाँ की जो जगह है, वहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ पर मकानात किस तरीके से बने हुए थे वो हमें पता चला। इमारतें कैसी थी ये हमें पता चलता है। पुराने दौर के सिक्कों से भी जो है तो हमें बहुत सारी मालूमात का पता चलता है कि सिक्के किस राजा के वक्त का है। उसके ऊपर देवी देवताओं की अगर तस्वीर होती थी तो हमें पता चलता है कि ये राजा किस मजहब का मानने वाला है। साथ ही साथ ज़बानें जो लिखी होती थी उसके ऊपर जो तहरीर होती थी वो किस ज़बान की थी, संस्कृत ज़बान की थी या पाली ज़बान की थी, फ़ारसी में थी कि मराठी ज़बान में उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो हमें उस दौर की ज़बान का भी पता चलता है। तो ये तमाम चीज़ें, यानी मिट्टी के बर्तन से भी हमें पता चलता है, उसके ऊपर तहरीरें होती थी, लिखा हुआ कुछ होता था। तो उनके जो बर्तनों के टुकड़े होते थे तो उनके ज़रिए भी हमें जब खुदाई ज़मीन के अंदर की जाती है और पता लगाया जाता है कोई वहाँ पर, तो ये बर्तन के अगर टुकड़े मिलते थे तो हमें पता चलता था कि उस ज़माने में कौन से बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। मिट्टी के बर्तन होते थे, वो मिट्टी का कलर कौन सा होता था, रंग किस तरह से दिया जाता होगा, ये तमाम बातें जो है तो हमें उस दौर की पता चलती है। यानी मादी माखज़ में मिट्टी के बर्तन, ज़ेवरात, अनाज, फलों के बीज, जानवरों की हड्डियां, मकानात, इमारतें, सिक्के, किले वगैरह भी जो है तो इनमें शुमार किए जाते थे। यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। आगे हम लोग देखेंगे अनाज वगैरह के जो दाने मिलते थे तो उनसे मुताल्लिक मालूमात देखेंगे अभी हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी अनाज का दाना ज़्यादा दिनों तक महफूज नहीं रहता है। अनाज के दानों को कीड़े या भूसे या सफूफ में बदल देते हैं, है ना। जो कीड़े होते हैं वो अनाज को भूसे या सफूफ में बदल देते हैं। पुराने ज़माने में अनाज को पीसने से पहले भूना जाता था, यानी आग में उसको जलाया जाता था और फिर उसे पीसा जाता था। अनाज भूनते वक्त कुछ दाने ज़्यादा भुन जाते या जल जाते तो उन्हें फेंक दिया जाता था, है ना। इस तरह के जले हुए दाने बरसहा बरस तक महफूज रहते हैं, यानी कई सालों तक वो ज़मीन में महफूज रहते हैं। वो खुदाई में दस्तयाब होते हैं, यानी वो खुदाई में हमें मिलते हैं। जब खुदाई की जाती है ज़मीन के अंदर तो वो दाने हमें मिलते हैं। तजुर्बा गाह में जांच किए जाने पर उन्हें पहचाना जा सकता है कि वो किस अनाज के दाने हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तजुर्बा गाह में टेस्ट किया जा रहा है अनाज को कि ये किस फसल के है या किस अनाज के ये दाने हैं। तो इस तरीके से टेस्ट करके जो है तो पता लगाया जाता है पुराने ज़माने के जो भी अनाज वगैरह दस्तयाब होता है या हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जैसे तांबे की तख्ती है, मिट्टी के बर्तन हैं, इसी तरह पत्थर की सील है जिसे कुतबा भी कहते हैं, देख सकते हैं आप लोग, उसके ऊपर तहरीर किया हुआ है। और साथ ही साथ भोजपत्र है, भोज दरख्त है। ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर दी गई है। तो मंदिरों की दीवारों पर, गारों की दीवारों पर या पत्थरों की सील पर तांबे की तख्तियाँ, बर्तन, कच्ची ईंटें, ताड़ के पत्ते, भोजपत्र वगैरह तहरीरी माखज़ात की मिसालें, यानी तहरीरी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इनके ऊपर कुछ ना कुछ तहरीर किया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें तहरीरी माखज़ात की मिसालें हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि तहरीरी माखज़ात में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि तांबे की तख्तियाँ, बर्तन पर अगर कुछ तहरीर है तो वो, कच्ची ईंटें, ताड़ के पत्ते, भोजपत्र, ये देखिए भोजपत्र की यहाँ पर तस्वीर भी दी गई है। और यहाँ पर सील जो दी गई है, पत्थर की सील, कुतबा वगैरह उसके ऊपर लिखे गए हैं सब चीज़ें। तो ये तमाम बातें यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये सब तहरीरी माखज़ है, यानी इसके ऊपर तहरीर किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये तहरीरी माखज़ात कहलाएंगे।
अब हम यहाँ पर तहरीरी माखज़ात के बारे में देखेंगे कि तहरीरी माखज़ात यानी क्या। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बताया कि जो भी चीज़ें हमें पुराने ज़माने में मिलती थी उनके ऊपर अगर कुछ लिखा होता था तो वो पुराने ज़माने की चीज़ें अगर हमें दस्तयाब होती है, हमें मिलती है, तो वो तमाम चीज़ें तहरीरी माखज़ात कहलाएंगे, यानी तहरीरी चीज़ें कहलाएगी, है ना। तो पुराने ज़माने में इंसान अपनी ज़िंदगी में जितने भी वाक़यात होते थे या वाक़यात पेश आते थे या जज्बात होते थे तो उनकी तस्वीर वगैरह जो है तो बना लेते थे। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पत्थरों के ऊपर जो है पत्थर के कुतबे हैं, यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है। इसी तरह कभी कभी इब्तदाई ज़माने में शिकस्ता बर्तनों के टुकड़े भी मिले, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बर्तनों के टुकड़े हैं। इसी तरह पत्थरों के ऊपर भी जो है तो कुछ लिखा जाता था, यहाँ पर पत्थरों की देखिए आप लोग तहरीर किया हुआ है यहाँ पर। और साथ ही साथ कच्ची ईंटें, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होता था। दरख्तों की छालें देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, दरख्त की छाल है तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। भोजपत्र, या आप लोग भोजपत्र की तस्वीर देख सकते हैं। तो ऐसी तमाम अशिया को, दरख्तों की छालों को, भोजपत्र को, मिट्टी के बर्तनों को, पत्थरों को, ये लोग बयाज के तौर पर यानी कॉपी के तौर पर जो है तो इससे इस्तेमाल करते थे, है ना। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह की अशिया पर नोकदार चीज़ों के ज़रिए वो लोग तहरीर करते थे। नोकदार चीज़ उनको जो लगती थी, मिल जाती थी, उसको पेन या पेंसिल के तौर पर वो लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। यही तमाम बातें यहाँ पर दिखाई गई है तहरीरी माखज़ात में। आगे हम और तहरीरी माखज़ात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तहरीरी माखज़ात में बहुत सारी चीज़ों का जो है तो शुमार होता है, जैसे कि शाही फरमान। बादशाह, राजा, महाराजा जब किसी दूसरे बादशाह या राजा को कुछ तहरीर करके कुछ पैगाम अगर भेजना होता था तो वो लोग किसी चीज़ पर लिख कर जो है तो फरमान भेजा करते थे, तो वो फरमान जो है तो तहरीरी माखज़ के अंदर आता है। इसी तरह मुकदमों के फ़ैसले, जो भी अदालतें वगैरह उस वक्त होती थी, जो भी मुकदमे चलाए जाते थे, उनके फ़ैसले भी जो है तो उस वक्त तहरीर किए जाते थे। तो वो मुकदमों के फ़ैसले, वक्फ़नामे, इसी तरह किताबें, ड्रामे, नज़में, सफ़रनामे, मज़ामीन, ये तमाम चीज़ें, वक्फ़नामे यानी किसी चीज़ के बारे में कोई तहरीर की जाती थी, किसी को चीज़ दी जाती थी तो उसका वक्फ़नामे कहा जाता था। इसी तरह किताबें, कोई बादशाह के बारे में, कोई बाहर का अगर आता था, वो यहाँ की हुकूमत के बारे में मालूमात लिखता था, किताबों में लिख लिया करता था, तो वो किताबें। इसी तरह उस वक्त जो ड्रामे लिखा करते थे लोग, इसी तरह नज़में शायर लिखा करते थे, शायर लोग बड़ी बड़ी नज़में लिखा करते थे राजा महाराजाओं के बारे में। सफ़रनामे यानी चीन से जब फ़ाहियान आया या ह्यून सॉन्ग आया, अलबैरूनी वगैरह जब बाहर से आए यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में तहरीर किया, यहाँ की हुकूमत के बारे में तहरीर किया, तो उनके वो सफ़रनामे कहलाए। इसी तरह मज़ामीन, जो भी मज़ामीन उस दौर में लिखे गए होंगे, तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर जो है तो तहरीरी माखज़ात कहलाते हैं। तहरीरी माखज़ात यानी कि जो लिखे हुए हो, लिखी हुई सूरत में हो, तो इन्हें तहरीरी माखज़ात कहते हैं। तो इनसे भी जो है तो बहुत सारा हमें पता चलता है, इस अदब से भी है तो हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती है उस दौर के बारे में, यानी तारीख़ के बारे में बहुत सारी मालूमात हमें मिलती है। यहाँ पर दो बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने गिरदोपेश गांव के म्यूज़ियम, जिसे अजायब घर कहा जाता है, वहाँ पर जाइए। वहाँ कौन कौन सी अशिया हैं उनके बारे में मज़मून लिखिए। अगर आप लोग मुंबई में रहते हो तो यहाँ पर भी बहुत सारे अजायब घर हैं, म्यूज़ियम हैं। आप लोग वहाँ की मालूमात, वहाँ से मालूमात जाकर ले सकते हैं। वहाँ पर कौन कौन से राजा महाराजाओं के बारे में मालूमात मिलेगी आप लोगों को, उनकी कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी, वहाँ से आप लोग मालूमात ले सकते हैं। ऐसे ही गांव में अगर आप लोग रहते हो तो गांव में भी जो है तो आप लोग, जो छोटे छोटे शहर होते हैं गांव के करीब, तो वहाँ भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर वहाँ पर म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम को जो है तो अजायब घर कहते हैं उर्दू में। वहाँ से भी बहुत सारी मालूमात हमें पुराने दौर की मिलेगी। इसी तरह पत्थर की चक्की के लोकगीतों को जमा कीजिए। इसी तरह मुख्तलिफ लोकगीत हासिल कीजिए, उनमें से एक लोकगीत अपने स्कूल के सकाफ़ती प्रोग्राम में पेश कीजिए। अगर आप लोग घर में बैठोगे, अपने अम्मी अब्बू से, अपने नाना नानी से, दादा दादी से अगर पुराने गीत के बारे में मालूमात हासिल करोगे
तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो अपने दौर में जो है तो लोकगीत गाते थे। जैसे अक्सर हमारे अम्मी अब्बू अब छोटे बहन भाइयों को सुलाने के लिए, नींद उनको आ जाए इसके लिए क्या गाते हैं, सो जा पापा सो जा, लाल पलंग पर सो जा। ये सब जो है तो पुराने गीत जो है तो गीत गाते हैं आज भी। तो ये सब पुराने दौर से जो है तो चलता आ रहा है, इसे ही लोकगीत कहते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसे ही गीत वगैरह जो है तो जमा करना है। अभी हम लोगों ने देखा मादी माखज के बाद हम लोगों ने देखा तहरीरी माखज। अब तहरीरी माखज के बाद हम लोग देखने वाले हैं ज़बानी माखज, कि ज़बानी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ों का शुमार होता है, ज़बानी माखज में कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि नज़्म के बंद। बंद किसे कहते हैं? नज़्म के बंद जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो ये एक नज़्म का बंद हो गया। तो नज़्म के बंद उस दौर में जो भी रहे होंगे, अलग अलग नज़में गाई गई होगी, तो वो ज़बानी माखज़ कहलाएगा। इसी तरह लोकगीत, मैं जैसा कि अभी बताया आप लोगों को कि लोकगीत किसे कहते हैं, यानी अवामी गीत जो आम लोग जो है तो पुराने ज़माने से गाते चले आ रहे हैं, उसे ही जो है तो लोकगीत कहते हैं। ऐसे ही जो है तो कहानियाँ, आप लोगों ने कहानियाँ भी सुनी होगी, एक राजा था एक रानी थी, और ऐसी बहुत सारी उनके दौर की कहानियाँ जो है तो पुराने दौर से चलती आ रही है। तो आप लोग भी जो है तो बचपन से उन कहानियों को सुने होंगे। तो ये सब कहानियाँ, इसी तरह नज़में, बहुत सारी नज़में हैं। तो नज़में भी जो है तो पुराने वक्त से चली आ रही हैं हमारे पास, तो हम लोग उन नज़मों को गाते भी हैं, सुनते भी हैं। इसी तरह अवामी गीत, वही लोकगीत अवामी गीत दोनों एक जैसे ही मानी रखते हैं। इसी तरह अवामी फ़न यानी आप लोग देख सकते हैं कि पर अलग अलग लोग अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, जैसे तलवारबाजी करना, या जो अपने हाथ में डंडा लेकर जो है तो उसको घुमाना, लाठी घुमाना जिसे कहेंगे हम लोग, ये अवामी फ़न हुआ। इसी तरह नाच गाना पुराने वक्तों से चला आ रहा है। खेती बाड़ी पर भी बहुत सारी जो है तो अवामी फ़नों का मुजाहरा किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें पूरे मिलाकर ज़बानी माखज़ कहलाएंगे। अगर उनके बारे में बातें की जा रही है, उनके बारे में गाया जा रहा है, उनके बारे में बताया जाता है कहानियों वगैरह में, तो ये तमाम चीज़ें जो है तो हमें लोग ज़बानी माखज़ में इनका शुमार होगा। जो नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचता चला आ रहा है, वो भी एक अदब है, एक किस्म का अदब है जो चला आ रहा है हमारे हम तक पहुँचा है। तो इन्हें ही जो है तो हम लोग ज़बानी माखज़ कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नज़्म का बंद यानी क्या। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था नज़्म का बंद यानी क्या, तो यहाँ पर शहंशाह जहांगीर की शादी की तकरीब के मौके पर जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, शहंशाह जहांगीर की तस्वीर भी लिखी गई बताई गई है। तो वहाँ पर कौन सा बंद नज़्म का गाया गया ये बताया गया यहाँ पर। तो लिखा हुआ है, तुम शहंशाह हम आपके दास, रहे करम शाह का टूट ना जाए आस, है ना। तो ये ऐसे नज़्म का बंद कहते हैं। लोकगीत किसे कहते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, अव्वल नाम खुदा का लीजिए, दूजे नबी रसूल, तीजे नाम बरही का लीजिए, बात जाऊँ ना भूल, कंठ सरस्वती मैं तो कंठ बैठ जाए मेरे, नजू खां का साखा कीता सरन जाऊँ मेरे। तो खुदा का मतलब यहाँ पर ऐसा खुदा लिखा हुआ है, इसका मतलब है खुदा। तो इस तरीके से पहले लोक गीत गाए जाते थे, नज़्म के बंद होते थे, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कदीम भारत के तारीख मुरतब करने के माखज़, यानी कदीम भारत में जो भी बातें हुई, जो भी वाक़यात पेश आए, तो वो चीज़ें कौन कौन सी है जिनसे हमें तारीख का पता चलता है, यानी कदीम भारत के तारीख के बारे में कौन कौन सी चीज़ों से हमें पता चलता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मादी माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़, ये तीन माखज़ में कौन कौन सी चीज़ें उस वक्त की हमारे हाथ में आई है। तो हम लोग पहले देखेंगे मादी माखज़। मादी माखज़ के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो अशिया है यानी चीज़ें, और दूसरी है तामीरात, यानी उस वक्त कदीम भारत में, कदीम दौर में कौन कौन सी तामीरात हमारे सामने आई है। पुराने वक्त में कौन कौन सी तामीरात की गई, यानी कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई।
पहला हम देखने वाले हैं अशिया। तो अशिया, यहाँ अशिया देखने से पहले हम बात करेंगे कदीम भारत की, कि कदीम भारत यानी क्या। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि कदीम भारत यानी कि पुराना भारत, भारत का पुराने दौर का भारत, ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं पहला अशिया। अशिया यानी कि चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में आई? गार की तस्वीरें, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ, मनके, हीरे जेवरात, पत्थर की मूर्तियाँ, धात की अशिया यानी सोना चांदी तांबा पीतल की चीज़ें, सिक्के यानी कि रुपये पैसे, और हथियार। हथियार औजार आप लोग समझते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, ये तमाम चीज़ें मादी माखज़, इनसे हमें पता चलता है कदीम भारत के बारे में। इसी तरह तामीरात, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी इमारतें वगैरह उस दौर में बनाई गई जिनसे हमें उस दौर का पता चलता है। जैसे गार, गार के अंदर जो मूर्तियाँ होती थी उनसे हमें कदीम भारत के बारे में पता चलता है। उस वक्त के घर, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि हड़प्पा तहजीब और मोहनजोदाड़ो का जो इलाका था, वहाँ पर उस वक्त के जो घर कैसे बने हुए थे वहाँ का हमें पता चलता है। स्तूप, गुफाएं, मंदिर, चर्च, मस्जिद, सुतून, तो ये तमाम चीज़ों से भी जो है तो हमें पता चलता है उस वक्त के तामीरात के बारे में, है ना। जो भी मंदिर थे, चर्च थे, मस्जिद थे, सुतून यानी पिल्लर टाइप बने हुए, स्तूप भी उसी सेंस में जाता है, और गुफाएं वही पहाड़ों के अंदर जो बनाई जाती थी, यही तमाम चीज़ें बताई गई है, तामीरात में आता है। तो इनके ज़रिए जो तो हमें कदीम भारत के बारे में पता चलता है। इसी तरह तहरीरी माखज़ में हड़प्पा रस्मुल ख़त्म तहरीरें, जैसा कि मैं बताया हड़प्पा तहजीब, ये पाकिस्तान का जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो हिस्सा है, सिंध, दरियाए सिंध के आसपास का इलाका, वो सब हड़प्पा तहजीब में जाता है। वैदिक अदब, ये बहुत पुराना अदब है जिसमें 4 वेद के बारे में बताया गया, अदब लिखा गया उस वक्त का, बहुत सारी बातें, किताबें लिखी गई जिनमें जो है तो सब रस्म रिवाज है, कुर्बानी है या इलाज है किसी बीमारी का, उन सब के बारे में इस वैदिक अदब में लिखा गया। इसी तरह मेसोपोटामिया में ईंटों पर की तहरीरें। मेसोपोटामिया ये भी एक इलाके का नाम है, जिस तरह से हड़प्पा है उस तरह से मेसोपोटामिया का इलाका है। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें तहरीर में ईंटें वगैरह मिली जिनके ऊपर तहरीर था। तो मेसोपोटामिया की जो समाजी हालत और जो भी माशी हालत थी उनका पता चलता है हमें वहाँ पर इन ईंटों के ज़रिए या घर के ज़रिए वहाँ की उस वक्त के दौर का मालूमात मिलती है। इसी तरह महाभारत और रामायण के कलमी नुस्खे, यानी महाभारत और रामायण जो किताबें लिखी गई, तो उनसे भी जो है तो हमें पुराने दौर का यानी कि कदीम भारत के बारे में पता चलता है। जैन और बुद्ध अदब, जैन अदब और बुद्ध अदब, बौद्ध अदब यानी कि गौतम बुद्ध वाला, जैन अदब महावीर वाला, तो इनकी जो किताबें थी इनसे भी हमें पता चलता है कि उस दौर में कैसा कदीम भारत कैसा था। यूनानी तारीख नवीसियों और सयाहों की तहरीरें, जो यूनान से आए थे, जैसा कि मैं बहुत सारे अल बैरूनी वगैरह के बारे में बताया आप लोगों को, जो यूनान से आए, जो उस साइड से आए थे, तो उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तहरीर की। जैसे चीन वगैरह से भी आए थे, चीनी सयाहों के सफ़रनामे, फाहयान है, इवन सॉन्ग है, ये चीन से आए थे। तो उन्होंने अपने सफ़रनामे में सब चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह और जो दूसरे राजा चंद्रगुप्त अव्वल वगैरह, इनके बारे में, जो विजयनगर की सल्तनत थी या मौर्य सल्तनत थी, वो सब आगे सब असबात में आने वाले हैं आप लोगों के। तो ये तमाम लोगों के बारे में उन्होंने अपने सफ़रनामों में लिखा। इसी तरह सर्फ व नूह, वो कवायद की किताबें, मजहबी किताबें जो भी थी, किताबें वगैरह, मजहबी किताबें वगैरह, उनसे भी जो है तो बहुत सारी, और कुंदा तहरीर, जो तहरीरें थी, है ना, जैसा कि अभी तहरीरें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को तहरीर माखज़ में। तो ये सब किताबों के ज़रिए भी हमें कदीम भारत के बारे में पता चलता है। अब ज़बानी माखज़ हम लोग देखेंगे। कदीम भारत में ज़बानी रिवायत के मुताबिक महफूज किया हुआ वैदिक, बौद्ध और जैन अदब अब तहरीरी शक्ल में दस्तयाब है। पहले जो है तो ज़बानी शक्ल में होता था ये सब अदब, अदब यानी उसके अंदर सब नज़में हैं, शेर व शायरी है, कहानियाँ हैं, ड्रामे हैं, ये तमाम चीज़ों को मिलाकर जो है तो अदब कहते हैं। तो उस वक्त जो चीज़ें ज़बानी थी अब वो तहरीर में आ गई है, यानी लिखी हुई सूरत में आ गई है।
फिर भी उसे हिफ्ज करने यानी याद रखने की रिवायत आज भी जारी है। आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि हमारा कुरान शरीफ तो लिखी हुई सूरत में ही है, लेकिन उसको भी जो है तो हिफ्ज किया जाता है। तो ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब में भी बहुत सारी जो मजहबी किताबें हैं या बातें हैं, लोग उन्हें हिफ्ज करते हैं, उसे याद रखते हैं। तारीख मुरत्तब करने के लिए जब इसका इस्तेमाल होता है तब इसका शुमार ज़बानी माखज़ात में होता है। यानी जब तारीख लिखी जाती है और उसे ज़बानी अगर कोई बताता है तो वो सब ज़बानी माखज़ात में इसका शुमार होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरीके से कदीम भारत की तारीख का अगर हमें पता लगाना है तो ये तमाम चीज़ों को जो है तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर ही जो है तो हम लोग कदीम भारत की तारीख का पता लगा सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को मैं बताया कि किस तरीके से हम लोग कदीम भारत की तारीख का पता लगा सकते हैं, तो यहाँ पर वही तमाम चीज़ें दी गई है। पत्थर के ज़माने से ईसवी सन के 8वीं सदी तक का ज़माना भारत का कदीम ज़माना तस्लीम किया जाता है। आप लोगों को ये याद रखना है कि पत्थर का ज़माना, पत्थर के ज़माने में पत्थर की ईजाद हुई, पत्थर से लोग आग जलाते थे, वो तमाम ज़माना जो पूरा गया। उसके बाद ईसवी सन, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुआ ईसवी सन, तो वहाँ से लेकर 8वीं सदी तक, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 800 साल तक, 8वीं सदी यानी 800 साल, एक सदी यानी 100 साल, तो 8वीं सदी तक का जो ज़माना कहलाएगा वो भारत का कदीम ज़माना कहलाएगा। उसके बाद 9वीं सदी से लेकर 18वीं सदी का जो ज़माना रहेगा वो दौर वस्ता रहेगा, और 18वीं सदी के बाद का ज़माना यानी अभी तक 2021 तक, ये हमारा 21वीं सदी चल रही है ना, 2021 21वीं सदी चल रही है ये। तो ये ज़माना जो है तो जदीद दौर कहलाता है। तो कदीम दौर में यानी भारत के पत्थर के ज़माने से मुताल्लिक हमें पुराने ज़माने की जो मालूमात अगर हम लोग हासिल करने जाएंगे, जब आसार कदीमा की खुदाई हुई, बहुत सारे इलाके जब जैसे रेल की जो पटरी है उसको हम लोग जो है तो बिछा रहे हैं, तो रेल की पटरी के दौरान अगर खुदाई कर रहे हैं वहाँ पर ज़मीन में, तो पाकिस्तान और दरियाए सिंध का जो इलाका था वहाँ पर हमें खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें अंदर से मिली, तो हमें पुराने ज़माने के बारे में पता चलता है। आसार कदीमा की जो खुदाई हुई उसमें पुराने ज़माने के बारे में हम लोगों को पता चला, वहाँ की चीज़ें जो हमने हासिल की। उस ज़माने में रस्मुल ख़त ने तरक्की नहीं की थी, ये हम लोगों को समझ में आया कि पत्थर के ज़माने में लिखा नहीं जाता था। कब्ल मसीह 1500 यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले जो कदीम दौर था उसमें वैदिक अदब की बारे में है मालूमात मिली हम लोगों को। इब्तिदा में वैद जो तहरीरी शक्ल में नहीं थे, वैद जो लिखे जाते थे आप लोग देख सकते हैं, वो पहले तहरीरी शक्ल में नहीं थे, बाद में जो है तो उसे तहरीर किया गया। फिर इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पर। इसी तरह वैदिक अदब, ये लिखा गया वैदिक अदब। रामायण और महाभारत, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखा गया। जैन ग्रंथ लिखी गई, बौद्ध अदब लिखा गया, बुद्ध का, गौतम बुद्ध वाला अदब। फिर इसके ऊपर नज़में हैं, कुतबे हैं, ये तमाम चीज़ें लिखे गए। फिर सयाहों के सफ़रनामे हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताया। फिर इसी तरह तामीरात में सिक्के हैं, किले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ों को मिलाकर ही जो है तो हमको कदीम भारत की तारीख का पता चलता है। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। कदीम भारत के बारे में अगर हम लोग मालूमात हासिल करने जाएंगे या उसके बाद के भी बारे में मालूमात अगर हम लोग लेंगे, हासिल करेंगे, तो वो तमाम चीज़ें जैसे सिक्के हैं, किले हैं या इमारतें हैं, तो ये तमाम चीज़ों से ही हमें तारीख का पता चलता है, चाहे वो कदीम भारत हो या दौर वस्ता का दौर हो। ये सब तमाम चीज़ें जो किले हैं, यहाँ ताजमहल वगैरह जो बताए गए हैं, ये सिक्के वगैरह बताए गए हैं, ये दौर वस्ता के दौर के हैं, है ना। हैदर अली है, शिवाजी महाराज है और शाहजहाँ है, तो ये तमाम चीज़ें इन लोगों ने मिलकर बनाई है। तो ये किले आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज के दौर का है। यहाँ पर हैदर अली के दौर के जो है तो सिक्के नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। शाहजहाँ ने जो है तो ताजमहल बनाए है, ताजमहल की तस्वीर है। तो इनके ज़रिए भी जो है तो हम तारीख का पता लगाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि तारीख नवीसी यानी तारीख लिखना, और जब लिखते हैं हम तारीख तो उसमें
क्या एहतियात बरती जाना चाहिए, यानी कितना कौन कौन सी बातों का जो है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम बातें जो है तो हम लोग देखेंगे। जैसे कि तारीख जो है वो कोई कहानी नहीं है, तारीख एक हकीकत है। पुराने वक्त में जो वाक़यात, हकीकी वाक़यात जो सचमुच गुजरे हैं, जो हुए हैं, तो उन वाक़यात को तरतीबवार लिखना, बराबर से लिखना, ये तारीख कहलाता है। तो तारीख के माखज़ का इस्तेमाल करते वक्त बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई तहरीरी सबूत महज पुराना होने की वजह ये पुराना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये तारीखी माखज़ हो गया, बल्कि ये हमें देखना ज़रूरी है कि किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, इसकी छानबीन करना चाहिए। और नताइज पर जब हम पहुंचते हैं, कोई नतीजा अगर हम हासिल करते हैं, कोई रीज़न हम लोगों को जान लेते हैं, हम ये तमाम बातों के बारीक बीनी से अगर हम लोग इसकी मालूमात हासिल करते हैं, तो हम सही कह सकते हैं कि ये तारीख सही है। जैसे यहाँ पर तानाजी का पोवाड़ा, एक पोवाड़ा है जिसमें तानाजी के बारे में लिखा गया है। इस पोवाड़े में जो मुसन्निफ थे, शायर थे, जो तुलसीदास, देखिए आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर तुलसीदास और लिख रहे हैं, तो तुलसीदास ने क्या लिखा इसके अंदर, क्यों लिखा, वो तमाम बातें दी गई है। इस पोवाड़े में सिंहगढ़ की मुहिम, यानी जब सिंहगढ़ की मुहिम पर जा रहे थे जब तानाजी मालुसरे, तो उस वक्त का ये पोवाड़ा है, उनकी तारीफ में लिखा गया है। इसमें तानाजी, शीलार मामा, शिवाजी महाराज और वीर माता जीजाबाई, आप लोग वीर माता जीजाबाई की भी तस्वीर देख सकते हैं, शिवाजी महाराज की वालदा, तो इनके बारे में भी जो है तो जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर बोलने का मकसद ये है कि इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि इसे शायर साली कालिदास ने लिखा है, किसके बारे में लिखा है, तानाजी मालुसरी के बारे में लिखा हुआ है, कब लिखा है, तो सिंहगढ़ की मुहिम के वक्त जो है तो जब जा रहे थे जंग करने, तो उस वक्त लिखा गया है। तो ये तमाम बातें हमें पता चलती है, तो हम सही कह सकते हैं कि हाँ, ये तारीख की जो तहरीरी माखज़ है ये सही है। तो इस तरीके से तारीख नवीसी पर, यानी तारीख लिखने पर सही इसको माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा दूसरा सबक था, तारीख के माखज़, हमने पूरा जो है तो इसको कवर कर लिया है और तमाम पॉइंट्स जो है तो इसके मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ मैं कि सबक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ इसमें मुश्किलात आती है तो आप अपने असातिज़ा से भी राब्ता करके जो है तो उन मुश्किलात का हल कर सकते हैं। पेज नंबर 9 पर मश्क दी गई है, एक जुमले में जवाब है और भी दूसरी तमाम चीज़ें वहाँ पर दी गई है, तो आप लोगों को उसे मुकम्मल करना है, उसे हल करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में, आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से, और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।